आज हम जो पीछे टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, किस प्रकार ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और किस प्रकार इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त किया गया, भारत में इसका जो शासन था या भारत में जो व्यापार करती थी उसे समाप्त किया गया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम सन 1909 का। इस मार्ले मिंटो अधिनियम ने सबसे ये समझो, इस मार्ले मिंटो अधिनियम ने भारतीय विभाजन का बीज इसी अधिनियम में हुए थे। इसमें हुआ क्या, आप पूछोगे फिर मार्ले मिंटो अधिनियम हुआ क्या ऐसा जो आप कह रहे हो कि बीज बो दिए थे। इसमें मार्ले मिंटो अधिनियम में क्या हुआ कि एक काम किया गया, इसमें सबसे पहले भारत में रहने वाले मुसलमान और हिंदुओं के लिए, खास तौर पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की थी। यानी अब जैसे हम जानते हैं कि 1909 के आसपास भारत में रहने वाले लोगों में जन चेतनाएं फैलने लगी थी, क्योंकि यहाँ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भारत में जन चेतना फैलाने के लिए कई प्रकार के मुहिम, कई प्रकार के आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो मार्ले और मिंटो, मार्ले जो भारत सचिव थे और मिंटो जो भारत वाइसराय थे, इन्होंने भारत में शासन को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने सबसे पहले भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। आप पूछोगे ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू कैसे की। अब जैसे हम जानते हैं कि भारत में बंगाल एक समृद्ध इलाका है, समृद्ध इलाका है, व्यापारिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा इलाका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा इलाका है। तो इस इलाके में मुसलमान ज्यादा है, इस इलाके में मुसलमान ज्यादा है। तो कह दिया कि जिस क्षेत्र में मुसलमान ज़्यादा होंगे वहाँ का अधिकारी ही मुसलमान ही होगा। एक तरीके से भारत में हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। हम काफ़ी सुनते हैं कि जब भी आता है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। इसी प्रकार जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा होते थे वहाँ पर इन्होंने मुसलमान अधिकारी ही नियुक्त होना निर्धारित कर दिया। तो इसी कारण मार्ले मिंटो अधिनियम ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात कही। ठीक है, लिखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मार्ले, ये मार्ले भारत सचिव थे, भारत सचिव थे। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि भारत सचिव का पद कहाँ से आया, आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मिंटो ये वाइसराय थे। ठीक है, मिंटो भारत के वाइसराय तथा मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे। और इन्हें ही इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, एक लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे के.एम. मुंशी, नाम तो सुना होगा आपने, खासतौर पर राजस्थान के प्रथम चरण में जिनके सुझाव पर मतशेषम नाम इन्हीं के सुझाव पर दिया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कहते हैं कि इस मार्ले मिंटो अधिनियम जो 1909 में था, इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। ठीक है, इनकी एक टिप्पणी है के.एम. मुंशी की। इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी।
कर दी थी। ठीक है, यानी 1909 में क्या हुआ? 1909 में पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे तथा मिंटो भारत के वाइसराय हुआ करते थे। और मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। एक टिप्पणी है के मुंशी ने 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम को भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये इन्होंने इस अधिनियम की टिप्पणी की। जी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इस 1909 के बाद में 1919 आया। 1919 इसमें इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया जाने वाला, तो हम जानते हैं कि 1935 अधिनियम था। लेकिन 1919 के अधिनियम में इतने प्रावधान थे जो आप ये देखोगे कि 1919 और 1935 का अधिनियम लगभग सिमिलर सा है। कई प्रावधान उसमें ज़्यादा है, लेकिन कुछ प्रावधान इसमें भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब 1919 आया तो 1909 में इन्हें कई प्रकार के फायदे हुए। 1909 में इन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम अलग हो गए। लेकिन आपको कभी ये पूछ ले कि हिंदू मुस्लिम एक अलग होना 1909 में मान लिया, मार्ले मिंटो अधिनियम से एक तरीके से अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। लेकिन पूछा जाए कि सबसे पहली बार किसके द्वारा भारत में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने का प्रारंभ शुरुआत हुई, तो हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन नाम के वाइसराय थे, जिन्होंने बंग भंग की नीति अपनाई और भारत को में बंगाल जो क्षेत्र था उसे पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभक्त किया था। ठीक है, तो हम 1919 अधिनियम में आते हैं। 1919 अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, इस 1919 अधिनियम में उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके उसे सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों में विभक्त कर दिया। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। रोकी दो, तो हम बात कर रहे थे कि इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जिसमें सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाई भारतीय जो ईसाई थे उनके लिए और यूरोपियन जो लोग थे उनके लिए एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब इस 1919 अधिनियम में और क्या प्रावधान किए गए, यानी आप देखो 1919 में पहली बार प्रस्तावना की बात की। इस प्रस्तावना में भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की बात की गई। ठीक है, पहली बार भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना हुई। यानी आपको कभी पूछ ले कि भारत में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से बन जाती, तो आप कहोगे 1919 में भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से ही भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। और 1919 में कई प्रावधान ऐसे हैं जो आपको सुनने में अच्छे लगेंगे, जैसे पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 में मिला। केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, जैसे आज हम सुनते हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये यहीं से आए थे, 1919 एक्ट से ही आए थे। ठीक है, और प्रांतों में दोहरा शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, जिसे आप द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। पहली बार लोक सेवा आयोग, जैसे आप राजस्थान के हो तो RAS एग्जाम देते हो, बिहार के हो तो बिहार पब्लिक कमीशन, रोकिए, जैसे राजस्थान में RAS, उसी प्रकार बिहार में BAS, गुजरात में GUAS, इस प्रकार से लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक, चलिए अपने लिखना शुरू करते हैं। पहली बार प्रस्तावना की बात की गई। पहली बार प्रस्तावना की बात की। इस प्रस्तावना में भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की बात
की गई। ठीक है, इसमें वो पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, और पहली बार देश में दोहरा शासन या द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी इन्हें अब प्रांतों में भी लागू किया गया। प्रांतों में भी द्विसदनात्मक या द्वैध शासन, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार, जैसे 1909 में हमने पढ़ा था कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, उसी प्रकार यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया, जिसके तहत पहले तो सिखों को अलग किया गया, सिख, दूसरे थे भारतीय ईसाई, ईसाई, तीसरे थे यूरोपियन, और चौथे थे आंग्ल भारतीय। ठीक है, यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली केवल मुसलमानों के लिए थी, अब उसका विस्तार करके सिख, भारतीय, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों में विभाजित कर दिए गए, और इसके तहत पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। साथ ही 1919 एक्ट में पहली बार सूचियों, विषयों का बंटवारा हुआ। जैसे हम सुनते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये यहीं से आई, और विषयों का बंटवारा यहीं से हुआ। पहली बार प्रांतों व केंद्र के मध्य विषयों का बंटवारा हुआ। ठीक है, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, यही मोंटेग्यू भारत सचिव है। जैसे हमने 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम पढ़ा था, उसी हिसाब से मोंटेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय। पहली बार प्रस्तावना की बात की गई, इसमें भारत के लिए उत्तरदायी शासन की बात की गई। दूसरा काम, पहली बार महिलाओं के लिए मत देने का अधिकार 1919 अधिनियम से प्राप्त हुआ, और पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है। फिर प्रांतों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी द्वैध शासन की शुरुआत 1919 अधिनियम से मानी जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ जो 1909 में शुरुआत हुई थी, और इसमें सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय को सम्मिलित कर दिया गया। ठीक, फिर पहली बार लोक सेवा आयोग, जो हम RS की बात करते हैं, इनकी स्थापना इसी अधिनियम से मानी जाती है। साथ ही पहली बार प्रांतों और केंद्र के मध्य विषयों का बंटवारा हुआ। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं।
ठीक है। अब जब इतने प्रावधान हो गए तो इस अधिनियम को लाने के बाद में बात कही गई थी कि हम ठीक आने वाले 10 साल के बाद एक आयोग की स्थापना करेंगे जो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा का काम करेंगे। ठीक है। तो 1919 से 10 वर्ष यानी 1929 तक होना था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटेन के संसद द्वारा 1927 में ही एक आयोग की स्थापना हुई, जिसे साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन आयोग स्थापित किया गया। ठीक है। इस साइमन आयोग में सभी भारतीय थे, इसीलिए आपने सुना होगा साइमन गो बैक के नारे लगे। इसमें जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसके काफ़ी विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। इस पुरजोर विरोध में साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में कई इलाकों में लाठीचार्ज या फिर विरोध प्रदर्शन हुए। इस चक्कर में लाठीचार्ज हुए। लाठीचार्ज में हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय के सर में लाठी लगने की वजह से निधन हो गया था। इसीलिए 1927 में साइमन कमीशन का स्थापना हुई और ये साइमन कमीशन भारत आया 3 नवंबर 1928। भारत आया 3 नवंबर 1928। ये साइमन कमीशन भारत आया 3 नवंबर 1928। जॉर्ज साइमन इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और इस साइमन आयोग में कुल सदस्य इसमें 7 हुआ करते थे। ठीक है। यहाँ आपको कही गई 6+1 ही मिल सकता है। 6+1 यानी 6 अन्य सदस्य और 1 इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है। साइमन कमीशन आया। फिर बात आती है 1928 में। 1928 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। ये समझो कि किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण में पहली बार किया गया प्रयास की नेहरू रिपोर्ट ही थी। इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ प्रावधान किए गए थे। 3 प्रावधान मुख्य थे, जिसमें पहले मोतीलाल नेहरू ने अधिराज्य की मांग की। अधिराज्य की बात कही। ठीक है। पहली बार अधिराज्य की मांग की। फिर दूसरा काम इन्होंने किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकारा। ठीक है। पहली बार नेहरू रिपोर्ट पर अधिराज्य की बात कही। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पर मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वीकार किया गया। फिर इसमें एक मांग की गई हमें मौलिक अधिकार की मांग। मौलिक अधिकार की मांग की। ये देखो, नेहरू रिपोर्ट में सबसे बड़ी कमी थी कि इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो कि 1909 में शुरू हुआ, 1919 में जिसका विस्तार हुआ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने इस जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी इसको स्वीकार कर लिया। इसीलिए ये एक नेहरू रिपोर्ट की कमी है। 1929 आते आते यहाँ जो पाकिस्तान के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके सामने यानी ब्रिटेन की संसद के सामने एक 14 सूत्री मांग रखी, जिसके तहत पाकिस्तान के बारे में बातें कही गई थी, देश अलग पृथक देश की बात कही गई। तो 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी। 14 सूत्री पत्र या 14 सूत्री मांगे रखी गई। तो कब रखी? 1929 में। फिर इस 14 सूत्री मांगों को ही
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत विभाजन का कारण माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1940 में पाकिस्तान और भारत विभाजित होने से ठीक 7 साल पहले ही भारत और पाकिस्तान को पृथक होने का कारण मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो 14 सूत्री मांगे रखी गई थी इसे माना गया। और अपनी पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में इन 14 सूत्री मांगों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, नोट लगा लिखना। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में भारत विभाजन का कारण इसी 14 सूत्री मांगों को कहा। ठीक है, समझा है? यानी 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, साइमन आयोग की स्थापना हुई जो 3 नवंबर 1928 को भारत में आया। इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें जॉर्ज साइमन इसके अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे। 1928 में पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सबसे पहले अधीरा जी की बात की गई। अधीरा जी के साथ साथ इन्होंने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1919 में विस्तार किया गया था, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। फिर इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई। जो आज हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं ना, उनके बारे में सबसे पहली बात 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी जिसमें पाकिस्तान के बारे में बातें कही गई थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने, आप ये देखो, 1940 में अपनी पुस्तक लिखी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें भारत विभाजन का कारण इन 14 सूत्री मांगों को ही कहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आज हमने इसके बारे में पढ़ा। अब आप पूछना चाहोगे कि सर इस साइमन कमीशन में 6 सदस्य कौन कौन हुआ करते थे, तो लिख लीजिए 6 सदस्य। एक थे जॉन क्लीमेंट एटली, जॉन क्लीमेंट एटली। ठीक है, एक थे जॉन क्लीमेंट एटली, जॉन क्लीमेंट एटली। एक थे हैरी लोसेन, हैरी लोसेन। एक जॉन क्लेमेंट एटली, एक हैरी लोसेन, एक थे वर्नोन हार्टसॉन, ठीक है। एक का नाम था जॉर्ज लैन फोकस, जॉर्ज लैन फॉक्स। एक नाम था डोनाल्ड हावर्ड। ठीक है, कितने हो गए? जॉन क्लेमेंट एटली, हैरी लोसेन, वर्नोन हार्टसॉन, जॉर्ज लैन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, और लास्ट व्यक्ति का नाम था एडवर्ड कैडोगन। ठीक है, ये 6 व्यक्ति थे। ठीक है, साइमन कमीशन में 6 सदस्य जॉन क्लेमेंट एटली, हैरी लोसेन, वर्नोन हार्टसॉन, जॉर्ज लैन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडोगन थे। अब साइमन कमीशन, मैंने बताया साइमन कमीशन के विरोध में भारत में प्रदर्शन हुए। तो साइमन कमीशन के विरोध में 17 नवंबर की बात है, 17 नवंबर 1928। इस 17 नवंबर 1928 को जब भारत में विरोध हो रहा था, इस भारत में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दी। इसी दिन लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज होने की वजह से निधन हो गया था। ये लाइन आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, लाला
पतराय का निधन। कारण क्या बना? अभी मैंने आपको बताया कारण क्या बना। साइमन जो आयोग आया था उसके खिलाफ में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो 17 नवंबर 1928 को विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय का निधन हो गया। जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना हो। इससे आगे हम कल फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।